हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की वर्कबुक का, जिसमें हमने 1 से लेकर 17 तक के वर्कशीट है वो देख लिए थे। 17 से 20 तक की वर्कशीट का जिसके हल है वो इस वीडियो में हम करेंगे। आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वर्कबुक का फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पत्रक नंबर 17 कार्यपत्रक में पहला प्रश्न है, गर्मियों में हम वृक्ष के नीचे ठंडक महसूस क्यों करते हैं? गर्मियों के दिनों में हम वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? इसका आंसर है, पादपों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान वाष्प की बूंदों के रूप में निकलती है और जिससे हमें क्या ठंडक महसूस होती है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय में श्लेष्मा की क्या भूमिका होती है? मनुष्य के पाचन तंत्र में आमाशय में श्लेष्मा है वो क्या कार्य करता है? तो आमाशय में श्लेष्मा है वो भोजन के कणों को चिपकने से रोकता है और उन्हें बल्स के रूप में रूपांतरित करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, हरे पेड़ पौधों को स्वपोषी क्यों कहा गया? क्यों कहा गया स्वपोषी? स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? स्वपोषी कहा गया है। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? किसी भी जीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में कोई दो अंतर बताना है। तो वायवीय श्वसन क्या होगा? वायु की उपस्थिति मतलब O2 की उपस्थिति में होगा। अवायवीय श्वसन है वो O2 की अनुपस्थिति में होगा। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कौन सा तंत्र है जो कार्य करता है? उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। इसी के साथ ही हमारा ये कार्यपत्रक नंबर 17 होता है पूर्ण। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 18 पर, और आप इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 18, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रतिवर्ती चाप का सही क्रम क्या है? हमें एक क्रम दे रखा है, उसमें से प्रतिवर्ती चाप का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम होगा पहले ग्राही, फिर संवेदी न्यूरॉन्स, फिर मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और पेशियां। तो सही उत्तर हो गया डी है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। आपको कुछ नाम दे रखे हैं और एक डायग्राम दे रखा है मानव मस्तिष्क का, उसमें इन नामों को आपको दर्शाना है देख के। तो देखो ये हो गया प्रमस्तिष्क, कपाल या खोपड़ी, ये बीच में मध्य मस्तिष्क, ये हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पोन्स या मेडुला, ये अनुमस्तिष्क, ये मेरुरज्जु। इस तरीके से हम इनके नाम है वो दर्शा देंगे। अगला है प्रश्न है, मेहंदी की झाड़ियों को अधिक घनी बनाने के लिए माली उनकी शाखाओं के शीर्ष को क्यों काट देता है? तो पादपों के शीर्ष भाग में एक विभज्योतक ऊतक पाया जाता है जो पादप वृद्धि के लिए सहायक होता है। अतः जब पादप वृद्धि को रोकने के लिए शीर्ष को काट दिया जाता है और वह पौधा झाड़नुमा बन जाता है, क्योंकि पादप जो होते हैं उसके शीर्ष भाग में एक विभज्योतक ऊतक पाया जाता है जिसके कारण वो वृद्धि करता है, और जब उसको काट देते हैं तो वो साइडों में वृद्धि करने लगता है, जिससे वो जो मेहंदी का पौधा है वो एक झाड़ी के नुमा बन जाता है। अगला प्रश्न है, एक पौधा लंबाई में तो सामान्य वृद्धि कर रहा है लेकिन उसकी पार्श्व शाखाएं विकसित नहीं हो रही, ऐसा क्यों होता है? पार्श्व शाखाएं विकसित नहीं होने का कारण है ऑक्जीन हार्मोन, क्योंकि ऑक्जीन हार्मोन है वो पार्श्व शाखा की वृद्धि को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्तनी की O2 ग्रंथि निकाल दे तो कौन से प्रभाव है दृष्टिगोचर होते हैं?
तो आउटरी ग्रंथि निकालने पर मासिक धर्म में अनियमितता आ जाएगी, थकान, मानसिक अवसाद आदि लक्षण हो नजर आने लगेंगे। इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 18 पूर्ण होती है। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 19 पर। वर्कशीट नंबर 19, इसका पहला प्रश्न है, मनुष्य में बौनेपन के क्या कारण हो सकते हैं? तो अगर पौष्टिक आहार नहीं मिले तो बौना हो सकता है। एक विशेष होता है वृद्धि हार्मोन, जिसे स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, यह आनुवांशिक हो सकता है, या टर्नर सिंड्रोम की वजह से मनुष्य बौनापन रह सकता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के चित्रों में निम्नांकित अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति बतानी है। अंतःस्रावी ग्रंथियां दे रखी है, नाम दे रखे हैं, इन नामों को आपको दिए गए चित्र में दर्शाना है। तो ये देखो, इस वाले भाग में हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये आउटू और पराउटू ग्रंथि, यहाँ ये होती है थाइमस ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। यह दीर्घ ग्रंथि है और ये अंडाशय ग्रंथि है। इस तरीके से हम इनके नाम है वो चित्र में दर्शा देंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो ये कौन सी होगी? अग्नाशय ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? क्योंकि आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंघा रोग हो जाता है। और आयोडीन का काम क्या है? आयोडीन क्या करता है? थायराइड ग्रंथि होती है, उसको थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। नामक पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। रिक्त स्थान दे रखा है कि कौन सा हार्मोन है जो पादप कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है, तो उस पादप हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकिनिन या साइटोकाइनिन हार्मोन। इसी के साथ हमारा ये कार्यपत्रक नंबर 19 भी पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 20 पर। कार्यपत्रक नंबर 20, जिसका पहला प्रश्न, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? मधुमेह यानी मधुमेह जो रोग हो जाता है, उसके इलाज के लिए इंजेक्शन है वो क्यों दिए जाते हैं इंसुलिन को? शुगर, शरीर में इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त नहीं होने से खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए उन्हें इंजेक्शन दिए जाते हैं। किसके? इंसुलिन हार्मोन है, उसके इंजेक्शन है वो दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये तो आप अपनी पुस्तक में से देख के बना सकते हैं। जैसे ये कोशिका काय होगी, सेल बॉडी, द्रुमिका, केंद्रक, माइलिन शिरा, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिकाक्ष का अंतिम शिरा। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि का संबंधित स्रावित हार्मोन से मैच करना है, मिलान करना है। तो देखो, अग्नाशय क्या हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। उसके बाद में वृषण ग्रंथि है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। अंडाशय है वो एस्ट्रोजन स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि है वो वृद्धि हार्मोन है स्रावित करती है। और एड्रेनल ग्रंथि है वो एड्रेनलिन हार्मोन है उसका स्राव करती है। इस तरीके से आपको इनको मैच करना है। इसी के साथ हमारा ये कार्यपत्रक नंबर 20 भी पूर्ण होता है। आज के इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक नंबर 17 से लेकर 20 तक अध्ययन किया है। इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कीजिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और हमारे इस चैनल पे आप नए जुड़े हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नए वीडियो में और नए कार्यपत्रकों के साथ। इसी तरीके के लाभदायक जो वीडियो हैं, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वीडियो हैं, वो हमारे इस चैनल पे हम डालते रहते हैं। वर्कशीट जो कक्षा 10 की राज्य सरकार ने जारी की है, इसको पूर्ण रूप से हल करके हम इस चैनल पे डालेंगे, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।